नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज़ बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों को मिली राहत। धार जिले से शुरू हुई जयस की आदिवासी अधिकार यात्रा। देश में पिछले 3 सालों में बढ़े आदिवासियों पर अत्याचार के मामले और एमबीबी पोल में बात करेंगे क्यों सुर्खियों में है डिलिस्टिंग का मुद्दा। साथ ही अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे झारखंड के एक वीर योद्धा की कहानी। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बुरहानपुर में वन अधिकार को लेकर आदिवासियों ने दिया धरना। इस बार प्रशासन ने दिया कार्यवाही का भरोसा। मध्य प्रदेश में जयस ने शुरू की आदिवासी अधिकार यात्रा। प्रदेश के आदिवासी जिलों में होगा डोर टू डोर कैंपेन। त्रिपुरा में चुनावी मतदान में 1 हफ्ते से भी कम का समय, वोट मांगने के लिए झोली फैला रहे उम्मीदवार। 2019 से 2021 के बीच बढ़े आदिवासियों पर अत्याचार के मामले। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सामने शिकायतें कैसे हुई कम। फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र मामलों में मापदंड तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। गुरुवार को शुरू हुई सुनवाई। एमबीबी पोल में आदिवासी इलाकों में डिलिस्टिंग की मांग बड़ा मुद्दा। जानेंगे क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हो रही है कोशिश। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आदिवासियों को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार यानी 7 फरवरी को करीब 2000 आदिवासियों ने वन अधिकारों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। ये लोग रात में भी कार्यालय पर डटे रहे, जिसके बाद आखिरकार प्रशासन को इनकी मांगों को सुनना पड़ा। आदिवासियों की मांगों पर कार्यवाही करने के लिए प्रशासन ने हामी भर दी है। हमने 25 जनवरी को आपको एक खबर दिखाई थी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। हमने आपको बताया था कि वन अधिकारों के लिए हजारों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में 4000 आदिवासियों ने अवैध वन कटाई और वन अधिकार के लंबित मामलों के निराकरण नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान आदिवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी जब प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी तो इन आदिवासियों ने मंगलवार को फिर से एकजुट होकर धरना दिया। इस दौरान आदिवासियों द्वारा अवैध कटाई में वन विभाग की मिलीभगत की शिकायत और कटाई रोकने की मांग की गई और कटाई रोकने के बारे में उठाए गए कदम पर भी प्रशासन से सवाल किए गए। आदिवासियों का कहना है कि वन विभाग के कर्मचारी ही अवैध वन कटाई करवा रहे हैं और फिर आदिवासियों को आरोपी बनाकर जेल भेज रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि 10,000 से ज्यादा वन अधिकार के मामले लंबित हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के बजाय जंगलों को निजी हाथों में बेचने के लिए कानून पास कर रही है। और अब मध्य प्रदेश से ही एक और खबर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी दलों के नेता हर वर्ग को साधने के लिए अपने अपने प्लान पर तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हीरालाल अलावा का संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस मैदान में उतर आया है। प्रदेश के आदिवासी जिलों में बुधवार से आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र के भानपुरी से की गई है। इसमें आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों के विकास को लेकर बात उठाई जाएगी। ये यात्रा झाबुआ के बाद अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन समेत अन्य जिलों में पहुंचेगी। इस दौरान जयस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और संपर्क साधेंगे। इस यात्रा की घोषणा करने के दौरान विधायक हीरालाल अलावा ने प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर निशाना साधा। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से जयस के संरक्षक और विधायक हीरालाल अलावा। हीरालाल जी, आपने धार जिले से आदिवासी अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के पीछे क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहते हैं आप? हमने मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम पंचायत भानपुरा से शुरू किया है और इस यात्रा का उद्देश्य आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार, खासकर 5वीं अनुसूची के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसको लेकर गांव-गांव में हमारे ग्रामीण आदिवासी भाइयों को जागरूक करना, 6वीं अनुसूची के प्रति जागरूक करना और साथ में पेशा कानून
1996 में बने, उसके नियम मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में बनाए हैं, लेकिन उन नियमों में भी कई खामियां हैं, उसको लेके भी हम जागरूक कर रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश सरकार अभी आदिवासी इलाकों में विकास यात्रा निकाल रही है। तो हम लोग उनके विकास की पोल खोल अभियान भी चला रहे हैं इस अधिकार यात्रा के माध्यम से। आज आदिवासी इलाकों में स्कूलों की स्थिति बहुत ही बुरी है। ज्यादातर स्कूलों की छतें टपक रही है, छतें टूट रही है, जीर्ण शीर्ण होकर स्कूलें गिर रही है। कल हम भानपुरा दसाई स्कूल प्राइमरी स्कूल में गए, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल बुहारला में प्राइमरी स्कूल पूरी इतनी जर्जर हो चुकी कि बच्चों को मिडिल स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। जो आसपास की जो ग्राम पंचायती थी, वहां पे हम जब स्कूलों के अंदर गए तो वहां पे ज्यादातर स्कूलों में मतलब अतिथि शिक्षकों के भरोसे वहां पे पढ़ाई हो रही है। स्वास्थ्य के मामले में हम लोग आदिवासी इलाकों में देख रहे हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है दूर दूर तक। हमारे उमरबन ब्लॉक में 4.5 मतलब जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे बड़ी आबादी है, मतलब 1 लाख से ज्यादा की आबादी, लेकिन एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो ये जो शिक्षा स्वास्थ्य की जो बेसिक फैसिलिटी आदिवासी इलाकों में अभी भी बहुत ज्यादा बदतर हालात में है। पलायन करके आदिवासी इलाकों से रोजगार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र हमारे आदिवासी भाई जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, ये केंद्र की मोदी सरकार ने इन गंभीर चुनौतियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी बहुत ही बुरी हालत में है। आज मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, तो हमारा सवाल है कि विकास किस बात का। गांव में सड़क नहीं बनी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में एक तरफ से गांव के रोड जुड़ गए, लेकिन गांव के मोहल्ले जो 10 से 12 मोहल्ले होते हैं एक एवरेज गांव में, तो सारे मोहल्लों में अभी भी सड़कें नहीं बनी है। तो रोजगार की बात करते हैं तो अभी जैसे स्थानीय स्तर पे सरकार ने कोई ऐसे काम नहीं दिए हैं। मनरेगा के तहत भी पिछले 1 डेढ़ साल से काम बंद पड़े हमारे आदिवासी क्षेत्रों में। अब रोजगार के लिए पलायन करके आदिवासियों का एक बड़ा युवाओं का एक बड़ी संख्या है जो गुजरात में पलायन करके जाती है, महाराष्ट्र पलायन करके जाती है। तो इसको लेके मध्य प्रदेश सरकार ने या केंद्र की मोदी सरकार ने इसे कोई कदम नहीं उठाया था। हमारा सरकार से इस अधिकार यात्रा के माध्यम से हम सवाल भी कर रहे हैं कि आप स्कूलों में परमानेंट टीचर नहीं दे रहे, परमानेंट प्रिंसिपल नहीं दे रहे हैं, आप बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। 20 साल से ST SC वर्ग के जो 1 लाख के लगभग 1 लाख के पद खाली पड़े, उनको सरकार भर नहीं रही है। दूसरी तरफ सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। तो हमारा सवाल सरकार से है कि आप विकास किस बात का विकास। जो कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने चली, उस समय गौशालाओं का निर्माण हुआ था 1,000। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार में एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। हमने सिर्फ एक गौशाला मांगी मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार से, पिछले 1.5 साल में एक गौशाला मंजूर नहीं करी हमको। अभी पिछले 2 दिन पहले हमको जिला मुख्यालय पे धरना भी देना पड़ा कि सरकार एक गौशाला नहीं दे पा रही हमको। मनरेगा के काम बंद कर दिए गए। हमारे शैक्षणिक संस्थान में हमने बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए एक डिग्री कॉलेज 5 करोड़ रुपए से मंजूर करवाया था, पिछले 1.5 साल से उसको निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पा रही सरकार। तो जो कई हमारे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर गंभीर जो सरकार से सवाल है, उन सवालों को लेकर हम आम जनता के बीच जा रहे हैं, और सरकार की जो जो गुमराह करने की जो योजना है विकास यात्रा, इसके प्रति हम आम जनता को जागरूक भी कर रहे हैं हम लोग। हीरालाल जी, आप कह रहे हैं कि रोजगार की समस्या है, आदिवासी पलायन कर रहे हैं, स्कूलों की हालत बहुत खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार आदिवासियों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। अभी हाल ही में जब केंद्रीय बजट आया तो PVTG के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। ये क्या विरोधाभास है, इसे समझाइए। देखिए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो आदिवासियों के लिए जो बजट में पैसे का जो अलग से पैसे का जो प्रावधान किया जाता है, कागजों में तो इन पैसों का बजट में प्रावधान है, लेकिन हकीकत में आदिवासी उप योजना के तहत जो हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष केंद्र राज्य सरकार घोषणा करती है, लेकिन वो पैसा आदिवासी इलाकों तक हकीकत में नहीं पहुंच रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे पिछले 4 सालों के भीतर हमारे MP विभाग में, हमारे मनावर विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक पोल अपने पैसे से नहीं लगाए, एक DP अपने पैसे से नहीं लगाई इन्होंने, एक खंबा इन्होंने नहीं गाड़ा है।
तो आप बताइए कि जो एमपी विभाग का आदिवासी उप योजना के तहत जो पैसा आया वो कहाँ गया? आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो इंदौर में समिट किया, औद्योगिक समिट, अब उसमें भी आदिवासी उप योजना का पैसा करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन एक भी ट्राइबल कोई बिजनेसमैन या उद्योगपति उस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो हमारे हमारा मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से हमेशा सवाल रहे हैं कि आदिवासी उप योजना के लिए जो पैसा निर्धारित किया जा रहा है, बजट निर्धारित किया जा रहा है, उसका रेगुलेशन बनाई कि वो पैसा कहाँ यूज हो, किन कार्यों में यूज होना चाहिए। आज आदिवासी इलाकों में जो बजट का पैसा सिर्फ सरकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की सैलरी देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, विकास के लिए वो पैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज कृषि विभाग के आदिवासियों को बहुत सारी सब्सिडियां मिलती थी, वो सारी सब्सिडियां बंद कर दी गई, उपकरण मिलते थे वो बंद कर दिए गए, खाद बीज उप योजना के तहत मिलते थे, वो सारे काम बंद पड़े हैं हमारे। तो बजट तो एक तरह केंद्र और राज्य सरकार से प्रतिवर्ष पास हो रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच नहीं रहा। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न सरकार से यही है, सरकार के कागजों में भले विकास हो रहा है, उनके आधार पे बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन हकीकत में अगर रोजगार दिया जा रहा है तो बड़ी संख्या में पलायन क्यों? हमारे 15 से 20 सालों में युवा दो दो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये सवाल हमारे सरकार से रहे हैं कि आप बजट दे रहे हैं, लेकिन वो बजट का इस्तेमाल आदिवासी इलाकों में नहीं हो पा रहा है। आज वो उसी पैसे का इस्तेमाल अन्य अभी जैसे 2018 तक मध्य प्रदेश में ट्राइबल डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट हुआ करता था। 2016-17 18 से केंद्र सरकार ने वो ट्राइबल डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट के तहत जो दर्जा था वो खत्म कर दिया गया, और 37 जो डिपार्टमेंट है उससे सभी सेक्रेटरीज को इसमें ले लिया गया। सवाल ये है कि आदिवासी, ज्यादातर आदिवासी इलाके खेती पे निर्भर है, और सबसे ज्यादा पैसा आदिवासी इलाकों में खेती पे खर्च होना चाहिए था। आज बहुत सारे विभाग है जहां पर आदिवासियों के लिए जो आवंटन पैसा हो रहा है बजट का, वो उन विभाग आदिवासी क्षेत्रों में खर्च ही नहीं कर पा रहे। अब इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट आदिवासी क्षेत्रों की योजनाएं बनाकर सरकार को प्लान और योजनाएं बना के आदिवासी जो आयुक्त होते थे वो भेजते थे। अब आदिवासी विभाग के पास भी पैसा नहीं बचा तो वो भी नहीं भेज पा रहे। एमपी विभाग हो गए, एग्रीकल्चर विभाग हो गए, शिक्षा विभाग, अभी शिक्षा भी दो ट्राइबल डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए गए। कुछ कुछ डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग रन कर रहा है, कुछ डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट रन कर रहा है। आज स्कूलें जर्जर होकर छतें गिर रही है। मेरे 4 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक भी स्कूल, प्राइमरी या मिडिल स्कूल, एक भी स्कूल का निर्माण नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है, इन्होंने सीएम राइज योजना के तहत एक मनावर ब्लॉक को एक स्कूल दिया, लेकिन वो स्कूल कितने सालों में बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जो स्कूल बने थे, मैक्सिमम स्कूल बंद कर दिए गए। मैक्सिमम स्कूल बंद इसीलिए भी हो गए क्योंकि भवन जर्जर होके गिर चुके। जब हमने विधानसभा में इस बात से सरकार से सवाल किया कि आज हमारे यहाँ स्कूल रिपेयर, छत रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए हमने अलग से इसके लिए प्रावधान निर्धारित किया है। लेकिन सवाल 300 करोड़ रुपए अब अगर निर्धारित किया तो वो ग्राउंड लेवल पे स्कूलों में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? अभी पिछले दिनों हमारे मनावर ब्लॉक के 2 स्कूलों में छतें टूट के गिरी, 2 बच्चे घायल भी हुए। तो सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आदिवासी इलाकों में आज भी बहुत ही बुरी स्थिति में है। सरकार बजट ये सिर्फ दिखावा कर रही है कि हम आदिवासियों के लिए बजट दे रहे हैं। अभी मनरेगा के तहत पिछले 1.5 साल से हमारे काम बंद पड़े हैं, हकीकत है। तो सरकार एक तरफ बजट तो दे रही लेकिन पैसा खर्च नहीं कर रही थी। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा अन्य मदों में खर्च कर दे रही सरकारें। और आदिवासी नेताओं की तरफ हमारे माननीय सांसद महोदय और हमारे विधायकों के माध्यम से कभी भी सरकार पे आदिवासी उप योजना को लेकर या आदिवासियों की 5वीं अनुसूची को लेकर, 6वीं अनुसूची को लेकर कभी डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं होते। और दुख इस बात का है कि जब हमारे आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि सवाल जवाब नहीं कर पा रहे, लेकिन जो सरकार आदिवासियों का हितैषी होने का ढोंग करती है, वह सरकार क्यों आदिवासियों की योजनाओं को, आदिवासियों से संबंधित बनने वाली योजनाओं को, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है? ऐसा नियम शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2022 ऐसा नियम बनाए हैं, लेकिन पैसा नियम के तहत ग्राम सभाओं को कोई वित्तीय पावर नहीं दिया गया। ग्राम सभाओं को संसाधनों पे, जो गांव की सीमाओं के भीतर जो संसाधन होते हैं, रेत की खदानें होती है या जो भी मिनरल्स, गिट्टी खदानें, जो भी मिनरल्स की खदानें हैं, उन पे
नियंत्रण रखने का ग्राम सभाओं को कोई हक नहीं दिया है। आज ग्राम सभा की बॉडी कैसे रन करेगी, उनका वित्तीय फाइनेंशियल पावर क्या होगा, ये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रूढ़ी प्रथा के तहत आज पारंपरिक ग्राम सभा के तहत आदिवासियों की रूढ़ियां, उनकी परंपराओं को संरक्षण करने के लिए रूढ़िजन्य संहिता मतलब बनी हुई है संहिता। लेकिन उसको कानून बनाने, जब तक कानून नहीं बनाएगा, जब तक पैसा भी किसी काम का कानून नहीं रह जाएगा। तो सरकार एक तरफ आदिवासियों के लिए इस बात का दिखावा कर रही है कि हम आदिवासियों की हितैषी हैं, बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं, हम टंट्या भील जयंती मना रहे हैं। क्या जयंती मनाने से आदिवासियों का विकास हो जाएगा? जब आप आदिवासी इलाकों में भूखमरी और कुपोषण जैसे हालात से निपटने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं कर सकते हैं। आज प्राइमरी और मिडिल स्कूल को स्मार्ट मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल नहीं बना सकते, तो जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से विकास यात्रा निकाल रहे हैं। तो हमारा सरकार से सवाल है कि विकास किस बात का? आपने आपने विकास किया तो इंदौर का किया है। इंदौर में इंदौर को पूरे भारत में स्वच्छ शहर बनाया आपने। इंदौर में हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया, लेकिन हमारे गाँव को क्या दिया? हमारे गाँव में तो आज भी फ्लोराइड फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं। आज भी सिंगल एकल नल जल योजना के तहत 99% जो करोड़ों रुपए खर्च करके टंकियां बनी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उस योजना के तहत उनको गाँव को पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर नहीं है। सरकार को जब हमने अवगत कराया कि आदिवासी इलाकों में ग्राउंड वाटर नहीं है, और अगर है तो 400 फीट से नीचे फ्लोराइड आता है, तो वहां पे भी सक्सेस नहीं है। लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी की, सरकार ने टंकियां बनाई, आज पानी नहीं होने के कारण, सोर्स ऑफ वाटर नहीं होने के कारण वो करोड़ों रुपया बर्बाद चले गया। तो सरकार हकीकत में आदिवासियों के लिए पैसा तो बजट में दिखा रही है, लेकिन वो पैसा उनके लिए यूजेबल नहीं है। आज स्कूलों में बच्चों को हैंड वॉश यूनिट बनाए। आप हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं बता रहा हूँ, हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन आदिवासी बहुल्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैंड वॉश यूनिट प्रॉपरली काम कर रही है तो सरकार बता दे। सारा पैसा भ्रष्टाचार का भेंट हो रहा है। पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़े जा रहा है। ये कहीं न कहीं सरकार दिखावा कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है विकास यात्रा का, और आदिवासियों, भोले-भाले आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जब आप बेसिक सुविधाएँ नहीं दे सकती आदिवासी इलाकों में, बिजली, सड़क, पानी जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रहे आजाद भारत के 60 दशक में, तो फिर ये विकास किस बात का? हीरालाल जी, आपने बताया कि शिवराज सरकार ने 4 साल में आदिवासियों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। बजट में घोषणाएं होती हैं लेकिन जमीन पर वो दिखाई नहीं देती। ऐसे में मेरा सवाल है कि आप अब 4 साल के बाद कैसे सरकार पर दबाव बना पाएंगे? कि मैडम देखिए, शिवराज सिंह चौहान सरकार ये चुनावी वर्ष में, चुनावी समय, चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत ही विकास यात्रा निकाल रहे हैं, और इनकी विकास यात्रा ये विकास करना नहीं है। इनका विकास यात्रा के माध्यम जो सरकारी सिस्टम है, जिसमें कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से लेके ये ग्राम पंचायत के सचिव, इन सबको साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करवा रहे हैं ये लोग। ये कोई विकास तो इन्होंने किया नहीं, तो विकास कहाँ से बताएंगे? आज 2 साल पहले जब कमलनाथ सरकार में गौशाला बन गई, उस गौशाला का भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विकास यात्रा में फीता काट रहे हैं। तो ये इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है अपने कार्यकाल में। तो जो कमलनाथ जी की सरकार में जो काम है, उन कामों का आज फीता काट रहे हैं और दिखा रहे हैं, भोले भाले ग्रामीणों को बता रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, ये हमने ये किया है। तो हमारा उद्देश्य है कि जनता को इनके झूठे प्रचार प्रसार, विकास यात्रा के माध्यम से पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक तो ये जनता को विरोध करना है हमारा, ये जनता को इनके झूठे प्रोपोगेंडा का माध्यम से जनता को जागरूक करना, और साथ में युवाओं को ये भी जागरूक करना है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों का ही विकास कर रही है, जिनके कार्यकाल में चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, इनको इनको बड़े-बड़े उद्योगपतियों का ही हित दिखता है, किसानों का, आदिवासियों का, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों का, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों का, हमारे गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये भी जागरूक कर रहे हैं, और साथ में इस अधिकार यात्रा के माध्यम से आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवाओं को मिशन युवा नेतृत्व 2023, हमारा मोटो, हमने नारा दिया है कि हम जयस के नेतृत्व में आदिवासी अधिकार यात्रा निकालेंगे, और साथ साथ में नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा भेजने के लिए हम लोग इस यात्रा के माध्यम से उनको नेतृत्व के जो
नेतृत्व करने की क्षमता भी उनके अंदर हम लाएं, हमारा ऐसा मोटो है। और हम चाहते हैं कि नए युवा आदिवासी समाज के पढ़े लिखे विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे। तो उसके लिए हम लोग ग्राउंड पे अपना ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं, ताकि हो सकता है 2023 में नए युवा विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, तो उसकी भी हम साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और डीलिस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कल भोपाल में डीलिस्टिंग पर महारैली होने वाली है। आपका क्या टेक है इस पूरे मसले पर? देखिए मैडम, ये आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण, डीलिस्टिंग, ये सारे मुद्दे, सारे जो प्रोपोगेंडा जो फैलाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन, आरएसएस से जुड़े संगठनों का एक एक एजेंडा है, जिसके माध्यम से आदिवासियों को डिवाइड करना, आदिवासियों को आपस में लड़वाना, आदिवासियों के बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, और उनको बांट कर इनकी राजनीति करना, अभी चुनाव जीतना, इनका प्रमुख मोटो है। आज डीलिस्टिंग, आज जिन आदिवासियों को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है सुबह से शाम तक, उन लोगों को धर्मांतरण, डीलिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। आज उनको रोजगार कैसे मिलेगा, आज उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको स्वास्थ्य कैसे मिले, आज उनकी समस्याएं ये है। आज ये डीलिस्टिंग और धर्मांतरण, चुनाव आता तो ही भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिखता? आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में तो कानून बना लिया धर्मांतरण पे। कानून बनाया तो कानून के तहत कार्रवाई करो। आपको भोपाल में रैली करने की जरूरत क्या है? आपकी सरकार, आपका कानून, आपके प्रशासन, आपके एसपी, कलेक्टर सब आपके पास है। तो फिर ये प्रोपोगेंडा ढोंग करने की क्या जरूरत है भोपाल जाके? ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, और ये आरएसएस से जुड़े सारे संगठन है। कोई ये बता दे कि ये जो डीलिस्टिंग और धर्मांतरण का मुद्दा, कोई आदिवासी समाज जो मुख्य रूप से जो मूल बेसिक आदिवासी है, जो किसी संगठन से जुड़े नहीं हो, अगर उनके बीच में कोई मुद्दा हो तो आप बता दीजिए। आज त्रिपुरा में, नागालैंड में, वहां पे चुनाव होने जा रहे हैं, त्रिपुरा में, वहां पे डीलिस्टिंग और धर्मांतरण की बात क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी और नरेंद्र अमित शाह जी? वहां पे इनको, वहां पे जो पूर्वोत्तर में ज्यादातर क्रिश्चियनिटी में ट्राइबल्स है, तो वहां पे तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। वहां पे डीलिस्टिंग के लिए अभी कोई स्टेटमेंट नहीं इनका चुनाव में। वहां पे इनका, क्योंकि वहां पे सारे कन्वर्टेड ट्राइबल है, लेकिन मध्य प्रदेश में कन्वर्टेड नहीं थे। यहाँ पे एक एजेंडा बनाना है, लोगों को आपस में बांटना है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े संगठनों का एक प्रोपेगेंडा है 2023 चुनाव को लेकर, ताकि आदिवासियों को कैसे बांटे, कैसे तोड़े। भोले भाले आदिवासी अपने अधिकार जानते नहीं है, उसका फायदा उठा रहे हैं। आज 5वीं अनुसूची की बात करने में इनको डर लगता है, आरएसएस से जुड़े संगठनों को। आप कभी देख लीजिए, कभी ये जो डीलिस्टिंग और धर्मांतरण को लेकर रैली करिए, जो संगठन कर रहे हैं आरएसएस से जुड़े संगठन, इन्होंने पिछले 20 सालों में शिवराज सिंह चौहान सरकार में भी कभी 5वीं अनुसूची की बात करे हो तो आप सबूत के तौर पे इनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 5वीं अनुसूची जो संविधान में आदिवासियों को एक सुरक्षा, संरक्षण और विकास की बात करती है, तो ये सुरक्षा, संरक्षण और विकास की बात, जो संवैधानिक अधिकार है और प्रावधान है, उसकी बात कभी आरएसएस से जुड़े संगठन नहीं करते, क्योंकि इनका एजेंडा 5वीं अनुसूची खत्म करना है। इनका एजेंडा आदिवासियों को जो संविधान में शेड्यूल ट्राइब के लिए जो पहचान मिली, उसको खत्म करना है। और आज आज ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े संगठन मिलकर प्लानिंग के तहत ये अभियान चला रहे हैं। आदिवासी समाज में पढ़े लिखे युवा कोई विधानसभा, लोकसभा में गिने चुने लोग पहुंचे हैं अभी तक, तो उसका ये फायदा उठा रहे हैं। अगर हकीकत में समाज जागरूक हो गया, तो ये आदिवासी इलाकों में घुस नहीं पाएंगे पूर्वोत्तर की तरह। जहाँ पे 6वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू है, 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये भारत के संविधान को ही नहीं मानते हैं। ये इस देश के आदिवासियों को ही स्वीकार नहीं करते हैं। ये खुद को आदिवासियों से पहले यहाँ के देश के मूल मालिक घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका चुनावी प्रोपोगेंडा है, चुनावी ढोंग है, जो भोपाल जाकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, और कुछ नहीं इनका। हकीकत में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में अधिकार दिए, उन संवैधानिक अधिकारों की बात क्यों नहीं करते ये लोग? और चुनाव के समय ही डीलिस्टिंग का मुद्दा क्यों? चुनाव के समय ही धर्मांतरण का मुद्दा क्यों? आपकी सरकार, आपका कानून, आपका प्रशासन, आपके अधिकारी, आप कार्रवाई करिए कानून के तहत। लेकिन ये एक भ्रम फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और आदिवासी समाज लेकिन इनके भ्रम में नहीं आने वाला। ये जागरूक युवा है आजकल, जैसे जैसे संगठन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, आदिवासियों के लिए साथ में खड़ा है, और हम लोग 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची जैसे प्रावधानों के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासी इलाकों में जो पलायन हो रहा है, आदिवासी लड़कियां जो गायब हो रही, ये हमारे मुद्दे हैं। आज कुपोषण से आदिवासी बच्चे मर रहे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं।
आज आदिवासी इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। एक भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं। ये हमारे मुद्दे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भोपाल में नौटंकी करने वाले संगठनों के पास ये कोई मुद्दा नहीं इनका। इनके अनुसार आदिवासियों का बहुत अच्छा विकास हुआ है और इतना विकास हुआ जितना कभी हुआ नहीं, इनका कहना ये है। ये हमेशा समाज को गुमराह करते हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज को, भोले वाले समाज को गुमराह कर राजनीति करना है और इनका कोई मकसद नहीं उसका। हीरालाल जी, हमने थोड़े दिनों पहले एक पोल किया था जिसमें करीब 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें हमने पूछा था कि क्या जयस को अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, और इस सवाल के जवाब में 84% लोगों ने माना कि जयस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम, हम लोग तो अपने दम पे ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं और अभी अपने ग्राउंड पे हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। और ये जयस के प्रति आम जागरूक लोगों का, हमारा खासकर ये आदिवासी समाज ही नहीं, जयस के साथ आज अन्य वर्ग भी जुड़ रहे हैं। मांझी समाज, धनगर समाज और छोटी-छोटी जो जातियाँ, पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं, वो जयस से जुड़ रही हैं। यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के भी कई जो जातियाँ, जो गरीब वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे मुद्दे हैं जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो हमारे साथ जनता का बड़ा युवा वर्ग जुड़ रहा है और हर वर्ग जुड़ रहा है। तो और पॉलिटिकल जयस को एक पॉलिटिकल भविष्य में पॉलिटिकल विंग के तौर पे भी देख रहे हैं लोग। इसीलिए देख रहे हैं जयस एक लोगों के लिए एक उम्मीद है, गरीबों की, किसानों की, आदिवासियों के लिए एक उम्मीद है। और हम जयस के समर्थन में नए युवाओं को विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी भेजने के लिए हम लोग ग्राउंड लेवल पे भी हमारे अभियान चल रहे हैं। कई जगह यात्राएँ चल रही। अभी हमारी जो आदिवासी अधिकार यात्राएँ मध्य प्रदेश के लगभग-लगभग सभी जिलों में जाएगी, सभी जिलों में जागरूक करेगी और सभी जिलों में युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेंगे हम, ताकि समाज राजनीति में आकर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आकर इस देश की अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों का भला कर सके, उनको उनके अधिकार दिला सके। तो ये हमारा हमेशा से मोटो रहा है कि पॉलिटिक्स में नए युवाओं को, पढ़े-लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। विधानसभा के 2023 और लोकसभा के 2024 के चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये हम लोग हमेशा युवाओं को मोटिवेट किया, प्रेरित किया और यही कारण रहा है कि पिछले समय पंचायत चुनाव में हमारे लगभग-लगभग पंचायत में, जिला पंचायत में, जनपद में मतलब हजारों की संख्या में युवा जीते हैं। मतलब 80% ग्राम पंचायतों में सरपंच जयस से समर्थित युवा बने हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक जन जागरूकता आई है और जिस प्रकार पंचायतों में जयस ने बाजी मारी, विधानसभा और लोकसभा में भी बाजी मारेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व रहा है, लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर जयस का प्रभाव दिखता है। और अब मध्य प्रदेश से चलते हैं त्रिपुरा। उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। यहाँ की 1/3 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य के पहाड़ी और दूर दराज के अनुसूचित जनजाति के मतदाता बेशक 5 साल तक ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं, लेकिन कम से कम चुनाव में राजनीतिक दल उनकी सुध जरूर ले लेते हैं। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं त्रिपुरा की एक ऐसी ही विधानसभा सीट पर जहां चुनाव प्रचार हो रहा है जोरों शोरों से। कृष्णपुर विधानसभा सीट में नोनाछारा, काकराछारा, परजा बहादुर और दत्ता मलसूम पाड़ा जैसे कई दूर दराज के गांव हैं। इस इलाके तक पहुंचने के लिए कई पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। पहले की तुलना में यहां पहुंचना कुछ आसान हुआ है, लेकिन अभी भी यहां पहुंचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इन दूर दराज के इलाकों में उम्मीदवारों को आना ही पड़ता है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने यह सीट आराम से जीत ली थी, लेकिन इस बार पार्टी के उम्मीदवार विकास देव वर्मा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। विकास देव वर्मा बेशक कह रहे हैं कि लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि चुनाव उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस बार त्रिपुरा में चुनावी समीकरण बदले हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी बीजेपी के साथ आदिवासियों की पार्टी IPFT का गठबंधन है, लेकिन टिपरा मोथा के गठन से आदिवासी इलाकों में IPFT का असर काफ़ी कम हो चुका है।
इसलिए दूरदराज के इलाकों में भी विकास देव वर्मा बीजेपी का झंडा लेकर घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। शैलेन कोलोई, कृष्णपुर विधानसभा सीट, त्रिपुरा। और अब बात करते हैं आदिवासियों पर अत्याचार के बारे में। पिछले 3 सालों में देश के आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। साल 2019 से लेकर 2021 तक के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में आदिवासी अत्याचार के कुल 7,570 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में बढ़कर 8,272 और 2021 में 8,802 हो गए। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से ये पता चला है। दरअसल संसद के विशेष बजट सत्र के दौरान लोकसभा सदस्य अजय निषाद ने आदिवासियों के खिलाफ हुए अत्याचार के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर डेटा प्रदान किया। इसी प्रकार 3 सालों में दर्ज मामलों में तय आरोप को देखें तो 2019 में केवल 741 मामले, 2020 में 347 मामले और 2021 में 548 मामलों में ही आरोप तय किए गए, जबकि 2019 में 1148 लोगों, 2020 में 605 और 2021 में 824 लोगों को दोषी ठहराया गया। खास बात यह है कि इन 3 सालों में सबसे ज्यादा मामले राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों से ही रिपोर्ट हुए। एक तरफ एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 19 से 21 के बीच आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है, तो वहीं एनसीएसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। संसद के चालू सत्र के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने पिछले 3 सालों में देश में आदिवासियों के खिलाफ हुए अत्याचारों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई कार्यवाही यानी निपटाए गए मामलों से जुड़े आंकड़ों को सदन में रखा। इसके मुताबिक साल 2019-20 की अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1,558 थी, जो 2020-21 की अवधि के दौरान घटकर 533 हो गई। वहीं साल 2021-22 के दौरान केवल 368 मामलों का ही निपटारा किया जा सका है। एक तरफ एनसीआरबी के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई, तो वहीं एनसीएसटी में दर्ज मामलों में गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों एनसीएसटी के पास ज्यादा मामले दर्ज नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो निपटारा समय से क्यों नहीं होता। शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभी भी अपनी क्षमता से 50% कम लोगों के साथ काम कर रहा है। वहीं मामलों की बढ़ती संख्या ये बताती है कि भारत का आदिवासी समुदाय असुरक्षित वातावरण में रह रहा है, और ये एक चिंता की बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र की। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आदिवासी समुदाय के लोगों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्रों से जुड़े एक महत्वपूर्ण और पेचीदा सवाल पर सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने सवाल है कि आदिवासी समुदायों के जाति प्रमाण पत्रों की वैधता को जांचने वाली कमेटी के लिए क्या ये जरूरी है कि जाति प्रमाण पत्र से पहले एफिनिटी टेस्ट कराया जाए। एफिनिटी टेस्ट का मतलब है उस व्यक्ति की जीवन शैली, धार्मिक सामाजिक आस्थाएं और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखना। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ही 2 अलग अलग बेंच ने आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को जांचने के अलग अलग मापदंड बताए हैं। इसलिए यह मामला मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने 3 जजों के सामने रखने का फैसला किया था, ताकि इस मसले पर कोई एक राय बन सके। दरअसल आदिवासी इलाकों में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों पर कई बार विवाद पैदा होता है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा मुद्दा बताया जाता है। कई आदिवासी संगठन इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक मसला भी बताते हैं। इस तरह के मामले अक्सर कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र की वैधता को जांचने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र पर किसी तरह का संदेह व्यक्त किया जाता है, तो ये कमेटी उस प्रमाण पत्र की वैधता को प्रमाणित करती है।
हालांकि ये एक बेहद पेचीदा मसला है, क्योंकि आज तक ये ही तय नहीं हो पाया है कि किसी आदिवासी समुदाय को किन ठोस मापदंडों पर परखने के बाद अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, देश के आदिवासी इलाकों में डीलिस्टिंग यानी धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की मांग के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में 53% लोगों ने माना कि ये एक जरूरी मुद्दा है जिस पर बहस होनी चाहिए, जबकि 44% लोगों के मुताबिक ये आदिवासियों को बांटने और ध्रुवीकरण की कोशिश है। वहीं 3% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? देश में डीलिस्टिंग का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। डीलिस्टिंग यानी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो चुके लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित करना, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खासकर आदिवासी बहुल राज्यों में चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर भारत में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल यानी 10 फरवरी को गर्जना डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जाएगा। जनजाति सुरक्षा मंच इस रैली का आयोजन करेगा। इस रैली के आयोजक दावा कर रहे हैं कि राज्य के सभी जिलों से भारी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे। इस रैली के जरिए मंच सरकारी नौकरियों में धर्मांतरित लोगों को आरक्षण से बाहर करने और राजनीतिक दलों में ऐसे लोगों को सीट नहीं देने की मांग रखेंगे। इससे पहले कल हमने आपको असम की खबर दिखाई थी, जहां जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच नाम के एक संगठन ने 12 फरवरी को गुवाहाटी में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संतोष कीड़ो। संतोष जी, असम से लेकर मध्य प्रदेश तक डीलिस्टिंग का मसला बार बार सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी ऐसी आवाज सुनाई दी थी। डीलिस्टिंग के पक्ष में जो तर्क रखे जाते हैं वो कितने ठोस हैं? डीलिस्टिंग का मसला नया नहीं है। जब झारखंड के एक सांसद हुआ करते थे, कार्तिक उरांव, लोहरदगा से सांसद थे, कांग्रेस में थे और उच्च कद के नेता थे। जयपाल सिंह के तुरंत बाद आए थे और दूसरे नेता भी थे, लेकिन उच्च कद के नेता थे उस समय, अपने समय का। तो उन्होंने भी लाया था, उन्होंने तो मुझे लगता है एक बिल लाया था ये कह के कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं उनको नो लॉन्गर शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब मान नहीं सकते, उनको आदिवासी मान नहीं सकते, आदिवासी लिस्ट से उनको बाहर कर दिया जाए और शेड्यूल्ड ट्राइब भी वो नहीं रहेंगे। ऐसा वो पार्लियामेंट में लाए थे और वो बिल गिर गया, लेकिन वो माना नहीं गया। जो बेसिस था गिरने का वो ये था कि जो आदिवासी हैं वो दे आर ए कास्टलेस सोसाइटी, दे डू नॉट हैव कास्ट लाइक इन हिंदुइज्म। उनका कास्ट सिस्टम है, उनका हायरार्की है, वो नहीं है। हमारे यहाँ ट्राइबल ग्रुप्स है। मुंडा इज नॉट ए कास्ट, इट इज ए ग्रुप। ओके, उसी तरह से उरांव भी एक ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, और गोंड भी एक ग्रुप है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्लैंस है, क्लैंस, लेकिन वो बड़ा एक ग्रुप है मुंडा। भील में 23 ग्रुप्स, सॉरी 23 क्लैंस हैं। उसी तरह से आपका मुंडाज में देखेंगे तो 5 तो बहुत प्रोमिनेंट क्लैंस हैं। उसी तरह से उरांव में भी क्लैंस हैं। तो कास्टलेस सोसाइटी है। तो वी आर, मतलब जो आदिवासी हैं वो दे आर आदिवासी बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ एनी रिलीजन। तो दे आर आदिवासी बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ। तो जो आदिवासी जन्मा है, जन्मने के कारण ही वो आदिवासी है,
वो रिलीजन कोई भी अपनाए तो आदिवासी उसका तो जन्म ही है, वो रहेगा ही। यही बेसिस था। उसके बाद कोर्ट में भी ये मसला आया, और कोर्ट जहां तक हमको याद है 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और दोनों बार जो था अपील करता, उनका यही था कि कन्वर्ट हो गया है, जो उनको आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब मान नहीं सकते। और कोर्ट ने भी 2 बार इसको खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो दैट इज द थिंग कि डेलिस्टिंग का जो मामला है ये पुराना है, और पहले भी गिर चुका है। ये मामला लॉजिक पे स्टैंड नहीं करता है जी। जब संसद और सर्वोच्च न्यायालय में ये तय हो चुका है कि इस मामले में कोई ठोस आधार नहीं है, तो फिर क्यों इस मुद्दे को जिंदा रखा जा रहा है? देखिए, एक तो पॉलिटिकल मकसद है बिल्कुल। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 80 लाख आदिवासी पॉपुलेशन है, और उसमें से 14 लाख आदिवासी पॉपुलेशन क्रिश्चियन बन गए हैं। 35 लाख आदिवासी अपने आप को हिंदू लिखते हैं, और बाकी अपने आप को नेचर वर्शिपर या सरना धर्म लिखते हैं। तो मूल जो है वो आदिवासियों का जो मूल रिलीजियस ट्रेडिशन है वो नेचर वर्शिपर का है। जो कुछ लोग कहते हैं एनिमिस्ट भी कहते हैं, सोल स्पिरिट वर्शिपर। लेकिन आप देखेंगे तो स्पिरिट तो पूर्वजों का स्पिरिट हिंदूज भी वर्शिप करते हैं, आई मीन उनको आदर करते हैं, और क्रिश्चियन भी आदर करते हैं। अगर एनिमिस्ट बोले तो सब एनिमिस्ट ही है, क्रिश्चियन भी एनिमिस्ट है, हिंदू तो है ही, और सरनाथ तो ऐसे भी है। लेकिन नेचर वर्शिप करने का जो बोला जाता है सरना, दैट आई थिंक इज द क्लोजेस्ट दैट डिफाइंस द आदिवासी कम्युनिटी। नाउ इसमें ये कहते हैं कि नेचर वर्शिप में कोई फिलॉसफी नहीं है, वो सिर्फ पेड़ का पूजा करते हैं, पहाड़ का पूजा करते हैं। जैसे अभी जो मारंगुरु पारसनाथ का इंसिडेंट हुआ, फ्रेश इंसिडेंट, तो उसके पीछे ये है कि हम लोग का विश्वास है कि जो हम्म, परमात्मा है, जिनको सिंह बोंगा बोले हैं या सुप्रीम स्पिरिट बोले हैं, हाँ, वो जब हम उनको बुलाते हैं, बुलाने के लिए हमको कोई प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, कोई पंडा की जरूरत नहीं है, पंडित की जरूरत नहीं है, कोई भी बुला सकता है। आदिवासी भगवान के साथ सीधा डायलॉग करता है, सीधा कर सकता है, इंटरमीडिएट की जरूरत है नहीं है। जैसे रामदयाल मुंडा जी का भी यही कहना था। तो जब बुलाता है तो उनका रहने के लिए वो नेचर को चूज करता है, और सबसे फेवरेट उनका जो चूज करने का, बास करने का स्थान है, वो साल का पेड़ है। साल का पेड़ के नीचे, इसीलिए जो पहाड़ है, ट्राइबल पहाड़ है या फिर लोग हैं, वो साल के पहाड़ के नीचे साल के पेड़ के नीचे बैठ के उनको बुलाते हैं। तो साल में वो बैठते हैं, पारमात्रा सुप्रीम स्पिरिट। तो साल एक प्रतीकात्मक नेचर का एक प्रतीकात्मक पेड़ है, लेकिन पूरा नेचर में बैठते हैं। इसका मतलब यह है कि जब नेचर के बिना आदिवासी का जो भगवान है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। कितना बड़ा फिलोसफी है देखिए। विदाउट नेचर माई गॉड कैनॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट द अदर वे राउंड। माई गॉड कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट नेचर। आपने देख लिया, माने क्रिश्चियनिटी में गॉड कैन एग्जिस्ट विदाउट इवन नेचर, हिंदुइज्म में भी गॉड कैन एग्जिस्ट विदाउट इवन नेचर। आपने देखा क्या हुआ अभी जो कोरोना में। तो एक फिलॉसफी है जो बहुत भारी भरकम फिलॉसफी है। तो जैसे आप कह रहे थे कि क्या क्या वजह हो सकता है, तो देखिए इतिहास तो है, पॉलिटिशियन इतिहास नहीं जानते हैं तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल इशू तो होते रहता है, डिवाइड एंड रूल। ये मकसद हो सकता है, वोट का राजनीति हो सकता है। ये कहा जाता है कि चर्च और ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और वहां ईसाई बहुसंख्यक बन रहा है। देखिए, 2 चीज मैं बोलना चाहूंगा। चर्च, ये जो नैरेटिव है
उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि आदिवासी जो है टॉपिक चर्च का नहीं है कंसर्न। चर्च का लार्जर एक कंसर्न है, उसका अपना एक एजेंडा है। आदिवासी इज नॉट एन एजेंडा, आदिवासी जस्ट ए क्राउड मिलाने के लिए है। तो आदिवासी चर्च के लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन है ही नहीं। लेकिन आदिवासी तो चर्च में है, ओके, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये नैरेटिव बदलने की जरूरत है कि चर्च चर्च मीन्स आदिवासी, आदिवासी मीन्स चर्च। नो, चर्च का अपना एक है। और आप देखेंगे कि चर्च ने जो आदिवासी एरियाज है वहाँ हिंदी मीडियम खोलते हैं, और जो जहाँ शहर है वहाँ इंग्लिश मीडियम खोलते हैं। एजुकेशन की ही आप देखेंगे तो, हाँ, और कहते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं उनको, वही आपका एजुकेशन दे रहे हैं। ये भी गलत है। एक लेवल तक पढ़ाते हैं, उसके आगे हमको अपने से चलना पड़ेगा। बल्कि चर्च ने तो नॉन ट्राइबल लोगों को ट्राइबल लोगों से ज्यादा एजुकेट किया है। सभी जगह आप देखेंगे तो क्वालिटी वाइज बहुत एक्सीलेंट एजुकेशन दिया है, और आदिवासियों को उतना ही दिया है, थोड़ा बहुत जो बच गया तो दे दिया। हाँ, ये भी एक फैक्ट है जो सीधा सीधा बोलना मैं चाहता हूँ। दूसरा कि आप ये आप देखेंगे 2001 का सेंसस में देखेंगे तो 2.4% ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन था। ओके, 2.4% क्रिश्चियन पॉपुलेशन था पूरे भारत में। और 2011 का सेंसस देखेंगे तो 2.3% क्रिश्चियन पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। जहां तक झारखंड की बात है, सेंट्रल इंडिया की बात है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऐड नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए कि पढ़े लिखे लोगों को ये हम नहीं कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी रिझा रहा है या क्रिश्चियनिटी डिसअपॉइंट कर रहा है, लेकिन क्रिश्चियनिटी एक ऑर्गेनाइजेशन देता है। हाँ, जो सरना है या जो अपने आप को हिंदू लिखते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न देता है, एक डिसिप्लिन लाइफ देता है। इसलिए हो सकता है कि वो लोग आकर्षित हो जाते हैं उधर, और मास स्केल में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, चिटपुट हो रहा है, और जिनको कन्वर्ट करने का मन करता है वही कन्वर्ट, पर्टिकुलरली एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर रहा है। और एक ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, संस्थागत एक अप्रोच मिल रहा है, डिसिप्लिन लाइफ मिल रहा है, इसीलिए क्रिश्चियन बन रहा है। लेकिन फिर भी बहुत मास स्केल में नहीं हो रहा है। ये धारणा भी है कि ईसाई बन चुके आदिवासी पढ़ाई लिखाई में आगे हैं और सारे आरक्षण का जो लाभ है वो उन्हें ही मिलता है। क्या ये सही धारणा है? ये भी सही नहीं है। आप देखिए गुजरात में देखेंगे, गुजरात में हजारों की संख्या में डॉक्टर्स हैं, और उनका भील समुदाय के बहुत बड़ा समुदाय है, और बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत डॉक्टर्स हैं। बल्कि उनका अभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी चलते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, और वो लोग कन्वर्टेड नहीं है। और खुशी है, खुशी है। और झारखंड में भी लार्ज नंबर ऑफ जो पोस्ट है, इंक्लूडिंग सीनियर पोस्ट, और जो एमएलए का जो पोस्ट है, हाँ, जो जीत के आए हैं, वो लोग मूलतः जो सरना है वही लोग हैं। तो एक समय होता होगा, एक समय था होगा जहाँ पे केवल क्रिश्चियन जो कन्वर्ट कर गए हैं वो लोग को जॉब मिलता था। और आप देखेंगे भारत के दृष्टिकोण में भी देखेंगे तो जो पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, उमेश चंद्र बैनर्जी, ओके, ही हिमसेल्फ वाज ए क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में कम नहीं है। झारखंड में भी आप देखेंगे तो जो जयपाल सिंह, जो उमेश चंद्र बैनर्जी के दामादी थे, वो भी क्रिश्चियन थे, राइट। तो ये लार्जर एक नेशन बिल्डिंग में तो कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें रिलीजन का कोई इशू नहीं था। उन्होंने सिंपल एक इंडियन सिटीजन के रूप में अपने आप को कंट्रीब्यूट किया। अब ओडिशा का भी देखिए ना, जो मधुसूदन दास, वो भी तो क्रिश्चियन थे ना।
अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आज आपको बताएंगे झारखंड की महान स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया के बारे में। झारखंड के गुमला में जन्मे वीर योद्धा तेलंगा खड़िया जी की आज जयंती है। उनकी जयंती पर गांव में मेले का आयोजन किया जाता है। तेलंगा खड़िया ने 1850 से 1860 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी लोगों पर अत्याचार के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को गोलबंद करना शुरू किया। उन्होंने कई गांवों में जूरी पंचायत की स्थापना की, जो ब्रिटिश शासन के समानांतर एक स्वशासन के रूप में काम करती थी। तेलंगा ने लगभग 1500 लोगों की एक सेना खड़ी की, जिन्हें गुरिल्ला शैली की लड़ाई में प्रशिक्षित किया गया था। एक बार जब तेलंगा एक गांव की जूरी पंचायत में एक बैठक कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 18 साल की कैद की सजा सुनाई। अपनी रिहाई के बाद तेलंगा ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को फिर से शुरू कर दिया। 23 अप्रैल 1880 को जब तेलंगा खड़िया दैनिक प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्हें एक ब्रिटिश एजेंट ने गोली मार दी थी। तेलंगा का शव गुमला प्रखंड के सोसो गांव में दफन किया गया। इस स्थान को तेलंगा टोपा टांड के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान छोटा नागपुर के लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।